अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक बार फिर कुछ मजीद सख्त सवालात करने हैं और ये सख्त सवालात जाहिर है हुकूमत वक्त से करने हैं। जब इमरान खान की हुकूमत होती थी तो उनसे हम सख्त सवालात करते थे, उस वक्त वो बहुत चिड़ा करते थे। उनके जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी नुमाइंदे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाया करते थे। अब नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है लेकिन अवाम के मसाइल वहीं के वहीं मौजूद है, या अगर ये कहा जाए कि बढ़ गए हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आप मुसलसल देख रहे हैं। आज हफ्ते का पहला दिन था, मंडे था, स्टॉक मार्केट खुली और खुलते साथ ही धड़ाम से गिर गई और शाम 5 बजे तक क्लोजिंग तक स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी, इंतहाई कम वहां पर जो है कारोबार जो है वो रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है। डॉलर मुसलसल उड़ान पे चले जा रहा है। 204 इंटरबैंक और 205 ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है। बिजली आज 4 रुपए मजीद महंगी कर दी गई है। महंगाई, फूड इन्फ्लेशन किसी सूरत लग रहा है कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी, आटा सस्ता अगर मिल रहा है तो बहुत कम मिल रहा है। क्वांटिटी उसकी उतनी ज्यादा नहीं है, क्वालिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पे पाकिस्तान के अवाम का चंद मखसूस तबका है जो जाता है। लोग जाते हैं ओपन मार्केट में, खुले बाजारों में, वहां पर फूड इन्फ्लेशन अल हफीज अल अमान, कोई अवाम का पुरसाने हाल नहीं है। 2 महीने हो चुके हैं मखलूत हुकूमत को, पूरे 2 महीने 11 अप्रैल से लेके आज 13 जून तक। तो इन 2 महीनों के अंदर क्या वजह है कि वो रिलीफ मखलूत हुकूमत नून लीग की पीपल्स पार्टी की नहीं दे सकी जब वो अपोजिशन में होते हुए इमरान खान पे तनकीद किया करते थे। क्या वजह है? क्या इस हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही? क्या मईशत का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा? या वाकई इमरान खान की हुकूमत इतनी तबाही कर गई थी मईशत की कि उसको संभालना मुमकिन ही नहीं है? लेकिन 2 सूरतों में, चाहे तबाही पिछली हुकूमतों की हो, चाहे मौजूदा हुकूमत से मईशत संभल ना रही हो, क्या इसका वाहिद हल इलेक्शन में जाना नहीं है? ये भी सवाल करेंगे आज प्रोग्राम में। और इसके अलावा कम से कम मैंने तो नोट किया है कि पिछले चंद दिनों से, खास तौर पे जब से बनी गाला आए हैं इमरान खान, उनकी जो एक रिवायती घन गरज होती थी हुकूमत के खिलाफ, वो थम गई है। इसकी वजह क्या है? बयानात तो आते हैं लेकिन जो एक रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी रोजाना की बुनियाद पे, और जिस तरह इमरान खान कहा करते थे कि जी मैं बस इनकलाब लेके आने वाला हूं, मैं बस लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाला हूं, तो उस तरह रिवायती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रिवायती घन गरज, यहां तक कि हुकूमत का बजट भी आ गया, उसके बाद भी इमरान खान की तरफ से उस तरह से हुकूमत पर तनकीद सामने नहीं आई जो उनका एक रिवायती जारहाना खासा है। इसकी वजह क्या है? क्या बैकडोर कुछ चल रहा है? जो हुकूमत अपोजिशन बैकडोर राब्तों की कुछ खबरें आ रही थी, क्या ये उसका कुछ खमियाजा है? क्या ये उसका कोई रिजल्ट है? इस पर बात करने की, सवाल करने की कोशिश करेंगे। और लगता है कि बैकडोर कुछ ना कुछ तो हुआ है, या बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि पंजाब में आज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुकमुका हो गया है बजट पेश करने के हवाले से। इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन जो PTI प्लस काफ लीग की है, उन्होंने हुकूमत के साथ मुकमुका कर लिया है। और खबरें आ रही हैं कि एक फोन कॉल पर यह मुकमुका हुआ है। अब पंजाब में किसकी फोन कॉल आई है? परवेज इलाही को। क्या एक दफा फिर किसी और की फोन कॉल आई है? ये सवाल करेंगे प्रोग्राम में। प्लस जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक फौजी हुक्मरान, साबिक डिक्टेटर, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी सेहत इंतहाई खराब बताई जाती है। यहाँ तक कि उनके अहले खाना को भी दुबई बुला लिया गया है। और सबसे पहले खुदा उनको सेहत याब करे, उनकी सेहत के लिए दुआएं। लेकिन खबरें ऐसी जनरेट कर रही हैं कि साबिक फौजी हुक्मरान को पाकिस्तान वापसी के लिए खुसूसी एयर एम्बुलेंस जो है प्रोवाइड की जा रही है और हर किस्म की उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। क्या सियासतदानों को भी इस किस्म की फैसिलिटीज पाकिस्तान की सियासी तारीख में हासिल रही हैं, या सिर्फ ये डिक्टेटर्स का ही खासा रहा है कि चाहे वो जितने जुर्म कर जाएं, चाहे गद्दारी हो, संगीन गद्दारी हो, चाहे आइन तोड़ दिया जाए, चाहे मुल्क तोड़ दिया जाए, लेकिन वो माफ कर दिया जाता है, या ये सहूलत सियासतदानों के लिए भी दस्तयाब है? इस पर भी सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त, बड़े काबिल एहतराम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले जी मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं राना मकबूल साहब। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, MNA हैं आफ्ताब जहांगीर साहब कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं आमिर जिया साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमीरा फारूकी साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर लेंगी।
शमीला फारूकी साहब मुझे बताया जा रहा है कि टेलीफोन लाइन पे हैं फिलहाल और थोड़ी ही देर में DSNG का लिंक उनका ऑन हो जाएगा तो हमें वीडियो पर भी वो ज्वाइन कर लेंगी। राना मकबूल साहब, क्या वजह आप लोगों से हुकूमत चलाई नहीं जा रही, मईशत आप लोगों से संभाली नहीं जा रही? मैं रिपीट कर दूं, स्टॉक मार्केट, डॉलर, बिजली 4 रुपए मजीद महंगी, पेट्रोल आप लोग मजीद महंगा करने जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, जो आपने अपने इंट्रो में एक बात कही कि क्या जो विरसा आपको मौसूल हुआ है उसकी वजह से है? ठीक, हाँ, ये उसकी वजह से है। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जो एग्रीमेंट किया गया IMF के साथ, उस एग्रीमेंट को बिट्रे भी किया गया और बाद में आखिर में आपको पता है जिस पे सभी के दस्तखत हैं, क्या लिखा गया है कि कितनी दफ़ा कितनी किस्तों में जो पेट्रोल जो है बढ़ाया जाएगा और इतना ही बनता था जितना वो है, जितना बड़ा है। इसलिए नहीं, लेकिन आप लोग तो IMF के मुआहदे के खिलाफ थे ना, आप लोग तो पेट्रोल बढ़ाने के ही खिलाफ थे। आप क्यों जा रहे हैं? आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट प्लान क्या है इकोनॉमी का? सर, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, अब सूरत ये है कि IMF के पास जाना इस वक्त जरूरी है। उनके साथ एग्रीमेंट में आप लोग तो खिलाफ थे IMF के पास जाने के। वो हरफे आकर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है ना। क्या बन गई वो जो सिचुएशन? छोड़ के गए हैं, अब तो रास्ता कोई नहीं है ना। आप लोगों को पता था, आप लोग अपोजिशन थे, आप लोग कौमी असेंबली में, सेनेट में आप लोग बैठे हुए थे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब जो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि ये होगा ही कुछ नहीं, लेकिन जाते हुए जब आपको पता था कि हमने ये एग्रीमेंट किया है, हमने इतनी कीमतें बढ़ानी है, अब आपको पता होने के बावजूद आपने कीमतों को कम किया क्योंकि यू न्यू दैट यू आर क्विटिंग। तो क्विट करते करते वो इतना ज्यादा रफ अप कर गया चीजों को जिसका ये नुकसान। लेकिन आपके पीपल्स पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि आप तजुर्बाकार टीम में हैं, आप लोगों ने हुकूमतें चलाई हुई हैं, तो सब्स्टिट्यूट प्लान क्या है? अगर आप किसी टर्बुलेंस में फेंक दें तजुर्बाकार टीम को तो कुछ तो वक्त लेगी, वो डुबकियां खाते खाते बाहर तो निकलेंगे। किसने फेंका धक्का? किसने दिया आप लोगों को? धक्का तो जिसने भी दिया हुआ तो है ना। अगर मैं समझता हूँ धक्का दिया गया है नून लीग को, अगर नून लीग को धक्का दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर ये ना होता तो और ज्यादा नुकसान होता। नून लीग को धक्का दिया गया आपका। जिन लोगों ने ये फैसला करना था आपके सामने है, क्यों किया गया है? आप मेरा सवाल अवॉइड कर रहे हैं शायद। नून लीग को धक्का दिया गया, आपको नहीं पता ये क्या होना था इसके बाद, इसलिए कि चीजें संभल नहीं आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। मैं पूछ रही हूं आपसे कि नून लीग को धक्का दिया गया। नहीं, मुझे मैं वैसे कह रहा हूँ कि सिचुएशन में जो धक्का दिया गया है, इस सिचुएशन को संभालने की अब जरूरत है। अभी आप 2 महीने इंतजार करें। 2 महीने मजीद इंतजार करें? हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। सर मुझे सिर्फ ये बता दें, 2 महीने इंतजार करें। अब आप देखेंगे स्टेबलाइजेशन होगी। अभी चाइना ने भी कहा है कि स्टेबिलिटी आएगी, इतने दे रहे हैं। पेट्रोल की कीमत कम करेंगे आप? बिल्कुल कम होगी। सर आपके वजीर खजाना कहते हैं 1 साल तक पेट्रोल की कीमत कम नहीं कहते रहे, उनका कह रहे हैं। मैं तो अपनी असेसमेंट आपको दे रहा हूँ ना। अच्छा, वो वजीर खजाना है, वो ऐसे तो नहीं, वो कहते तो नहीं रहेंगे ना, आप उनकी बात पे नहीं देखिए, अपनी असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट है ये कि कम होगी और कम करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका और कोई हल नहीं है इसके अलावा। शमीला फारूकी साहिबा को मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है। अच्छा शमीला साहिबा, वही सवाल आपसे कि ये इस तरह से आप लोग हुकूमत इस तरह से मईशत कैसे चलाएंगे? आप कराची में बैठी हैं, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल आपके सामने है, डॉलर का रेट आपके सामने है, बिजली आज महंगी कर दी है, पेट्रोल मजीद महंगा करने जा रहे हैं। कहाँ है आप लोगों का, पीपल्स पार्टी का तजुर्बा कहाँ है हुकूमत चलाने का? जी बहुत शुक्रिया गरीता। देखिए, तजुर्बा अपनी जगह, नीयत अपनी जगह और काविशें अपनी जगह, ये सब अपनी जगह मौजूद हैं। इसमें किसी किस्म का कोई फुकदान नहीं है। अच्छा, लेकिन जो हकीकी जमीनी हकाइक हैं वो भी अपनी जगह हैं। अगर मैं जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि क्या ये माजी की भी कुछ कोताहियों की वजह से है, तो बिल्कुल है। अच्छा, अगर आप पिछले सालों में देखें कि PTI की हुकूमत में टोटल पब्लिक डेट कहाँ तक गई है, It went from rupees 24,953 billion to 44,366 billion. ठीक है, ये 78% इंक्रीज है। अच्छा, पिछले 3.5 सालों में पब्लिक डेट, कर्जे आपके 78% इंक्रीज हुए हैं, विच इज अलार्मिंग। ये खौफनाक फिगर है। शमीला साहिबा, ये आप सॉरी टू कट यू इन, ये आप वो बातें कर रही हैं कि जब आप लोग अपोजिशन में थे मरकज में तब ये बातें सूट करती थी। आज आप लोग गवर्नमेंट में हैं, ये ना बताएं कि जी कर्जे इतने बढ़ गए हैं। अपना तजुर्बा दें, अपना सब्सिडी प्लान दें, आवाम को रिलीफ दें। कंप्लीट करने दीजिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, अगर हमें आए हुए हुकूमत में 2 माह हुए हैं तो ये जो
78% कर्जे इंक्रीज हुए हैं, ये हवा में तो नहीं चले जाएंगे ना, ये किसी ने तो वापस करने हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने ही वापस करने हैं। अच्छा, ठीक। अगर आपका टोटल डेट इंक्रीज हुआ है 78-79%, अब देखिए ये पिछले सिर्फ 3.75 इयर्स में है। ये पूरे में पाकिस्तान की जो जब से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई उस वक्त से लेकर अब तक की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ और सिर्फ पिछले 3.5 सालों के अंदर है। इतनी ज्यादा लायबिलिटी पाकिस्तान के 71 इयर्स के अंदर नहीं जो है वो अक्यूमुलेट हुई है। अब ये कर्जे किसको वापस, जाहिर बात है हमने IMF के पास वापस जाना है, इनकी रीशेड्यूलिंग करनी है, कर्जे भी देने, और जाहिर बात है फिर जहाँ से आप कर्जे लेते हैं उनकी भी शराइत होती हैं, वो भी माननी पड़ती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, लोगों में परेशानी हुई है। हाँ। लेकिन ये दिस इज नॉट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म। अच्छा, हमें आप भी ऑप्टिमिस्टिक हैं, आप भी समझती हैं कि आवाम को रिलीफ मिले? वेल, आई एम ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज देखिए, चलें ये तो पब्लिक डेट है, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे उठा लें, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे तो हुकूमत पाकिस्तान छापती है ना, आप और मैं तो नहीं लेकर आए, या मैं पीपल्स पार्टी या पीएमएल नहीं लेकर आए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो टैक्स कंसेशन दिए हैं सिर्फ अमीर लोगों को, वो 52 ट्रिलियन है। 52 ट्रिलियन, मुझे तो उसको समझ नहीं आता मैं कितने जीरो उसमें लगाऊं और ना लगाऊं। और सिर्फ एक साल में जो टैक्स ब्रेक्स गई हैं वो इंक्रीज हुई है 443 बिलियन, 34% इंक्रीज हुई है। दिस इज द लार्जेस्ट अमाउंट गिवन इन अ ईयर इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिडक्शन। मतलब ये अलार्मिंग चीजें हैं। ये किसको फायदा पहुंचा है, कौन से वो अमीर अफराद थे जिनके लिए ये टैक्स कंसेशन दी गई, किनकी जेब में पैसा गया, ये कौन सा पेट्रोल माफिया था, ये कौन सा चीनी और आटा माफिया था, ये क्या हुआ इस मुल्क के साथ। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लिटरली पीटीआई हैज रेप्ड दिस कंट्री, और अब इसको अपने पैरों पे खड़े करने के लिए, दोबारा से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए और मईशत को सीधी राह में ले जाने के लिए बहुत सारे सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि शमीला फारूकी साहिबा वीडियो पर आ जाएं, DSNG पर आ जाएं, ताकि उनका जो मौक़िफ़ है मजीद जबरदस्त अंदाज में पहुंच सके। आफ्ताब जहांगीर साहब, ऑल फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप लोग इतनी तबाही फैला के चले गए हैं कि कम से कम 2 महीने में ठीक नहीं हो सकता। जो आप लोग शोर मचा रहे हैं कि हुकूमत से मईशत नहीं संभल पा रही, तो ये आप लोगों का किया धरा है, ये कहना है मखलूद गवर्नमेंट का। जी बहुत शुक्रिया गरीदा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनको मेरा सलाम। गरीदा, मैं कोई आपसे ज्यादा बातचीत लंबी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब हमारी हुकूमत को हटाया गया, जिस तरीके से हटाया गया, वो जिस तरह धकेला गया है, बकौल राना साहब के धकेला गया है, और धकेलने वाले कौन थे, उनके जरिए जिस तरह धकेला गया है, उससे 1 हफ्ते पहले की, उससे 2 दिन पहले की, 4 दिन पहले की, आप इनके वजीर खजाना अभी के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, इन सब के बयान देख लें आप, सारों के आप बयान देख लें, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी का, ये सब चीजें आप देख लें, उससे आपको पता चलेगा। वो कहते थे कि जी जब पेट्रोल की कीमत या चीनी की कीमत या बिजली की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम चोर होता है। हमें तो 3.5 साल लगे चोर बनने में, इन्होंने तो 2 महीने के अंदर चोर से क्या है तो डाकू बन गए, ये तो डाकू बन गए, समझे ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें, अभी आप कहते हैं कि जी हमें, इन्हें नहीं पता था कि IMF से हमारा मुआहिदा हुआ है, या पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे कि जी IMF के साथ मुआहिदा हुआ है। जब इन्हें पता था तो फिर इन्होंने, किसने इनको कहा था कि जी आके ये गले में अपना हार पहने है। आप तो कहते थे कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, ये कहते थे हम लॉन्ग मार्च इसलिए निकाल रहे हैं कि हम महंगाई खत्म करके इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो आप इलेक्शन में चले जाते। आपको इलेक्शन में जाने की जरूरत पड़ गई थी, आप इलेक्शन में जाते, आवाम फैसला करती कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम है, नाअहल है, और वो आपको मुंतखब करके लाती, नए मैंडेट के साथ आते, और उसके बाद जो भी है फैसले करते, तो लोग आपके पीछे खड़े होते। आज गरीदा आप निकलें, आप रोड के ऊपर निकले, एक दिन प्रोग्राम करें रोड के ऊपर, आपको अंदाजा होगा कि लोग आपको कैसे, आप ये रोडों पर आए तो सही,
وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے ہاتھ تو چڑھے یہ لوگ. چلیں آفتاب صاحب یہ میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو روڈ پہ نکل کے پروگرام کریں عوام کی بات سنیں. جب پچھلے 3.5 سال ہم روڈ پہ نکل کے پروگرام کرتے تھے تو آپ لوگ ہمیں کس قسم کے ہمارے خلاف ٹرینڈ چلواتے تھے, کیا گالیاں پڑواتے تھے کہ پتہ نہیں یہ پیڈ پروگرام کر رہے ہیں, یہ کہاں سے عوام کو لے کے آ رہے ہیں. چلے کم از کم اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے آفتاب صاحب. سر یہ تبدیلی غریدہ یہ تبدیلی آئی, اس وقت بھی لوگ روڈ پہ نکلے تھے, لیکن آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مہنگائی ہمیں قبول تھی لیکن آج کے ڈاکو ہمیں قبول نہیں ہے. اچھا مطلب وہ والی مہنگائی قبول تھی لیکن آج والی مہنگائی قبول نہیں ہے. بالکل, چونکہ ہم تو چور تھے نا, ہم تو چور تھے لیکن یہ تو ڈاکو نکلے. اچھا آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ چور تھے آفتاب جہاں یہ خود ہی تو کہتی تھی جلسے میں کھڑے ہو کر ان کی لیڈر کیا کہتی تھی جلسے میں کھڑے ہو کے, بیٹا وہ ذرا دکھانا وہ کہ بجلی چور پیٹرول چور جو ہے جس کی مہنگائی بڑھتی ہے اس کا وزیر اعظم چور ہوتا ہے, خود کہتی تھی نا. تو آج تو یہ تو ڈاکو بن کے 2 مہینے میں 60 روپے, آج 4 روپے بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. ٹھیک. عامر ضیاء صاحب آپ مسکرا رہے ہیں سب کی باتیں سن کے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ نون لیگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو ذمہ دار کرا رہی ہے, پی ٹی آئی وہی چور ڈاکو قرار دے رہی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو. ایک عوامی ایک ایسے صحافی کے طور پہ جو عوام کے ساتھ رہتا ہے, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں سارے صورتحال میں؟ دیکھیے تو مجھے مصرع یاد آ رہا ہے, غالباً غلط نہ پڑھوں میں, کہ نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی. تو آپ دیکھیں کہ سیاستدان جو ہے تبدیل نہیں ہوتے. مسئلے کتنے ہی گمبھیر ہو جائیں اس ملک کے, تو جو جس طرح کی گفتگو ماشاءاللہ ہو رہی ہے, بہت اچھی ہو رہی ہے, کہ ایک دوسرے پہ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے کہ ہم لوگ الزامات لگاتے ہیں اور سلوشن کی طرف نہیں بات کرتے. سنجیدہ بحث جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے نا, کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا, میرے خیال میں تینوں جماعتیں متفق ہوں گی اس بات سے کہ جی جانا ضروری تھا. مطلب اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ رہی ہے, پی ایم ایل نون بھی کہہ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جس پہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے, تو وہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اچھا اس میں ظاہر ہے کہ اگر یہ لوگ دیانتداری سے سیاست کر رہے ہوتے تو جب پی ٹی آئی ان شرائط پہ عمل کر رہی تھی تو اس وقت ان پہ تنقید نہ کرتے. انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جی ملک کی اتنی بری یعنی کہ اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ سیاست کر رہے تھے, رائٹ, آئی ایم ایف کے معاملے پہ صرف سیاست کر رہے تھے جی, ہے نا. اور اس کے بعد اب آج جو ہے وہی صورتحال آپ دیکھ رہی ہیں, تو مطلب ہے بڑا ایک گمبھیر صورتحال ہے یہاں پر کہ ہم لوگ جو ہیں جو بعض اوقات جو قومی انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ جو ہیں قربان کر دیتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی سیاسی اچیومنٹس کے لیے نا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا اب لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے مطلب فکری مغالطے پھیلائے جا رہے ہیں, اور وہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ جی قرضوں کی بات ہو رہی ہے نا کہ جی پی ٹی آئی نے بہت زیادہ قرضے لے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس کا آغاز فریدہ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, وہ ہوا تھا 2008 اور 2018 کے درمیان. اس میں اتنے میسیو اماؤنٹ پہ قرضے لیے گئے, جو ابھی بات کر رہی تھی شرمیلا کہ جی 70 برس میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے, تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ جو ماضی کے پوری تاریخ میں جتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے اتنے قرضے لے لیے. اس کے نتیجے میں اب ہو یہ گیا ہے کہ جناب پچھلے سال جو ہے 25 سے 28 بلین ڈالر جو تھے پاکستان کو چکانے تھے قرضوں کی مد میں, اور اگلے برس کی جو بات آئے گی وہ دیٹ از مور دین 37 بلین ڈالر. وہ یہ فگرز ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے, میرے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جب آپ کو اتنی خطیر رقم کرنی ہے تو آپ جو بھی قرض لے رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ ہوا کہ انہوں نے جو بھی قرض لیے وہ ماضی کے قرضوں کو اتارنے کے لیے لیے زیادہ تر. اور یہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 80% 90%, تو یہ ہمیں ایک فیکچول بات ہے, اس پہ کوئی مطلب ہے, یا عدد و شمار مفتہ صاحب خود بڑے دانشور قسم کے ذہین آدمی, زیرک آدمی ہیں, وہ خود بتا دیں گے آپ کو. آپ دیکھیں پھر دوسرا مسئلہ کیا ہمارے یہاں جس پہ ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی ہے, کہ آپ کا جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو ہے اس کا 56.4% جو ہے وہ ڈیٹ ری پیمنٹ میں چلا جاتا ہے. ابھی جو لیٹسٹ بجٹ آیا ہے ٹوٹل ریونیو کا مور دین 43%. وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس کے بعد جو 18ویں ترمیم کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کہتے ہیں نا ایک خرابی آئی ہے ہماری معیشت کے اندر, اس میں یہ ہوا ہے کہ جی جو ساری کہتے ہیں نا وسائل صوبوں کے پاس چلے گئے اور ذمہ داریاں جو ہیں وفاق کے پاس آ گئیں. تو ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ 57 آپ جو مور دین 57% آپ صوبوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو آپ کے پاس آفٹر ڈیٹ سروسنگ اینڈ ڈیفینس پیسے نہیں بچتے. تو آپ لوگ جو ہماری کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سنجیدگی سے ان مسائل پہ بات نہیں کرتی. 18ویں ترمیم میں جو مسئلے پیدا ہو گئے این ایف سی کو جو آپ کو کریکٹ کرنا ہے, سن 2010 اور 11 سے میں شرط لگا کے کہتا ہوں کسی بھی بجٹ نے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے نون لیگ کا ہو, چاہے پی ٹی آئی کا ہو, اس نے اپنے ٹارگٹس حاصل نہیں کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جی واقعی حکومت تو ٹارگٹ دے دیتی ہے, لیکن بہت سارے ٹارگٹس کو پورا کرنا پروونسز کی ذمہ داری ہوتی ہے. پروونسز اگر ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں بجائے سرپلس کے, تو ظاہر ہے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ 5 سے 8% ہو جائے گا, 5% کا ٹارگٹ 8% ہو جاتا ہے, تو سارے کے سارے ٹارگٹ جو میننگ لیس ہو گئے.
تو آپ ہم لوگ یہ بات کرتے رہے، ہم گردش میں گھومتے رہے، لیکن اگر ہمیں معیشت کو درست کرنا ہے اس کی اولین شرط یہ ہے کہ جی ملک میں سیاسی استحکام ہو. اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں، اس میں کبھی بھی سیاسی استحکام نہیں آ سکتا. اس شرط پہ عمل کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے آسان حل یہ ہے کہ ایک آپ مضبوط کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائیں، آپ انتخابات کرائیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ یہ حکومت الٹی لٹک جائے. یہ آپ اسٹاک مارکیٹ کا بھی خود آپ بتا رہی ہیں، ڈالر ان کے زمانے میں 205 206 کے اوپر گیا ہے، لوگوں میں جو صفر ہو گیا ہے. تو میں کراچی میں ہوں، بزنس مین سے میرا روز، کیونکہ میں نے معاشی رپورٹنگ کور بھی کی ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے ان کا کانفیڈنس لیول 0 پر ہے. پھر لوگ اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ اس کا درست کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ڈیبیٹ کو میننگ فل بنائیں اور سولوشنز کی طرف جائیں. اسی پوائنٹ پہ عامر جا صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، کیا معاشی استحکام کے لیے یہ بات تو مسلمہ ہے، اٹس ایبسولوٹ کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. سیاسی استحکام کس طرح آ سکتا ہے؟ کیا اس کا واحد حل صرف الیکشن ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کو صبر کرنا ہوگا، سپورٹ کرنا ہوگا، مساق معیشت کی جیسے بات کی جاتی ہے؟ نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ اور کچھ مزید معاملات پر بھی سوالات کریں گے. لیٹس ٹیک ا شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک، اینڈ آئی ہوپ کہ واپس آئیں گے تو شمیلہ فاروقی صاحبہ ہمیں ویڈیو پر جوائن کریں گے. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شمیلہ فاروقی صاحبہ، سینٹر رانا مقبول صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب اور عامر ضیاء صاحب. رانا مقبول صاحب، آپ نے گفتگو سن لی، آپ نے آفتاب جہانگیر صاحب کی بھی سن لی. وہ کہتے ہیں آپ نے تو ہمیں ٹھیک ہے چور ڈاکو کہتے تھے، آپ چور کہتے تھے، آپ تو خود ڈاکو بن گئے 2 مہینے کے اندر اندر. اور عامر ضیاء صاحب کی بات ویلڈ تو ہے کہ جی معاشی استحکام تب تک آپ نہیں لا سکتے جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے اس وقت واحد حل تو یہی نظر آتا ہے کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں. بات ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب کی، لیکن کیا آپ ڈاکو بن گئے 2 مہینے کے اندر؟ میں بہت سینئر آدمی ہیں، میں ان سے اختلاف اس لیے نہیں کروں گا کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے حکومت سے یہ نکلے، کیونکہ انہوں نے کلیویج اتنی زیادہ پیدا کر دی لوگوں کو گالیاں دے دے کے کہ فائنلی ان کے مخالف فورسز نے یہ سمجھا، پولیٹیکل فورسز نے، کہ ان سے نجات حاصل کریں، کیونکہ ماحول کو اتنا پراگندہ کر دیا اور وہ الفاظ استعمال کیے جو کسی نے سنے نہیں تھے. یہاں تک کہ کسی کو یہ کہنا، ساری لوگوں کو آگ لگی یہ سن کے کہ تیرا خاوند میرے سے ناراض ہو جائے گا. کیا یہ کوئی مینٹل بیلنس کا طریقہ ہے؟ یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ کبھی آفتاب صاحب بڑے سوبر آدمی ہیں، آفتاب صاحب کو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بات کرنے والی ہے کوئی جو بات آپ جو جسٹیفیکیشن ہے، اس کی کوئی 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 جسٹیفیکیشن ہے. بزرگ آدمی ہے، اس بات کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ بات سنانی پڑے گی. آپ بزرگ آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ یہ بات کرتے ہیں، اللہ کو بھی جان دینی ہے، یہ تو بات کرنے والی ہے. آپ کہیں گے یہ غلط بات کی گئی ہے، میں چور ڈاکو سے تو آپ آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے ہمیں بات کرنی چاہیے. اب آئیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نہیں سنبھال سکے، انہوں نے سنبھال لیا. گندم جو ہماری فوڈ باسکٹ تھی، انہوں نے گندم جو ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ گندم امپورٹ کرنی شروع کر دی، انہوں نے سنبھال لیا. پھر انہوں نے گندم کا مسئلہ میری بات سن لینا، میری بات سن لینا، یہ گندم کا مسئلہ نہ میری بات میں کبھی کوئی زرعی پالیسی ہو، اسی لیے تو یہ قیامت آگے تو سن لینا. LNG جو انہوں نے $4 پر یونٹ امپورٹ کرنی تھی، وہ $30.5 پر یونٹ امپورٹ کر کے بیچی لوگوں کو اور لوٹا لوگوں کو. اور شوگر کا جو حال ہے وہ یہ ایکسپورٹ کرتے تھے پاکستان، وہ انہوں نے امپورٹ کرنا شروع کر دی. خدا کے لیے اب جو قیامت آئی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے. آج آپ نے پنجاب کا بجٹ دیکھا کہ میں تو بجٹ کے کنٹینٹس کی بات کر رہا ہوں کہ 30 جو ہے 30% انکریز کر دی گئی لوگوں کی سیلریز. وہ غریب لوگ ہیں زیادہ، اس میں سیلریڈ کلاس کو یہ فیسلٹی دی گئی، پینشن بھی انکریز کی گئی، سرکاری ملازمین کی، اور بھی سرکاری ملازمین کی انکریز کرنی چاہیے. اس وقت حالات ایسے ہیں، مجھے یہ بتائیں ایک عام بندہ سرکاری ملازمین غریب نہیں ہے، ہر سال اضافہ ہوتا ہے نا، ایک سال اگر آپ ہر سال نہیں ہوتا ہے، کئی سالوں بعد اضافہ ہو رہا ہے. یہ کئی سالوں بعد ہو رہا ہے. پچھلے سال بھی اضافہ ہوا تھا، عمران خان کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا. اب آپ کیا کہتے ہیں، لیکن ایک عام بندہ، مجھے بتائیں ایک عام غریب بندہ، دہاڑیدار بندہ،
हाँ जिसकी मुश्किल से महीने की तनख्वाह 10,000 उसकी भी तो बढ़ाई गई है ना जी, उसकी भी तो बढ़ाई गई है ना। मैं सरकारी मुलाजमिन की बात तो नहीं अब कर आप रही, सरकारी एक ठेले- मुलाजिम को भूखा मार दें, ये है इसका तरीकेकार। सर, एक ठेले वाला कैसे गुजारा करेगा? जिसको मिलती है उसको तो मिलनी सर, आपका चाहिए ना। चीनी, आपका आटा अगर सस्ता नहीं हो रहा, एक उनकी- ठेले वाला कैसे अगर गुजारा करेगा? उनको ये मिलेगी तनख्वाह तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। सर, वो सरकारी मुलाजिमिन खरीदेंगे। की बात नहीं कर रही मैं, एक ठेले वाले की बात कर रही हूँ। एक ठेले छोटे वाले से कुछ दुकानदार की- खरीदेगा तो उसका कारोबार चलेगा ना। अगर लोगों के पास पैसा नहीं हुआ तो ठेले वाले से क्या सरकारी जाके मुलाजिमिन खरीदेगा? की इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि वो बाकी जी लोगों जी की जी, इनकम में इसका इजाफा फर्क कर पड़ता है सकें। ना, सर्कुलेशन आता है ना जी, ये जो पैसा है। अभी भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि जी रुल गया, ये हो गया अनपॉपुलर। बाई इलेक्शन आ रहा है 1 महीने बाद, 17 को। हाँ 17 को अगले महीने आ रहा है ना, तो पता चल जाएगा कोई कौन पॉपुलर है कौन पॉपुलर नहीं है। अभी आमिर रियाज साहब ने बात की कि कर्जे लिए गए हैं इनकी हुकूमतों के बारे में। भाई इनकी हुकूमतों ने कर्जे लिए हैं और बहुत कम लिए हैं इनकी निस्बत, लेकिन जो प्रोजेक्ट किए हैं वो भी तो देखो ना, कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट आप देख लें, मोटरवेज के प्रोजेक्ट आप देख लें, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देख लें जो लगाए गए हैं। ये मैं आपको शायद पहले भी, ये सारे के हमारे दोस्त कराची के रहने वाले हैं, इनसे पूछें कि जो बंदा रोड के जरिए मोटरवे पे जाता है सक्कर आराम से पहुंच जाता है। सक्कर से आगे ये 4 साल रहे हैं, सक्कर से आगे हैदराबाद तक एक ईंट नहीं लगाई, लोगों की कमरें टूट जाती है। तो ये इन्होंने डेवलपमेंट किया जो ये बातें करते हैं ज्यादा। इसलिए ये आमिर रियाज साहब, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं आफ्ताब साहब मैं बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आफ्ताब मैं बात मुकम्मल कर लूँ। ये आपने आमिर रियाज साहब फरमा रहे थे ना अभी कि जी ये कर्जे लिए तो काम हुआ ना, उसको फायदा हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है आपकी। आपको याद है कि 2018 के दरमियान में जब हुकूमत दी है तो कहीं लोड शेडिंग नहीं थी, आप कारखाने न चला सके, 27 यूनिट आज कितनी लोड शेडिंग है? आज कितनी लोड शेडिंग है? ये नहीं कर दिया किया जा रहा ना। इमरान खान जब तक था 10 अप्रैल तक, तब तक तो लोड शेडिंग नहीं थी। 11 अप्रैल से आप लोग आए तो लोड शेडिंग बहुत। सर, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, मैं इस्लामाबाद की कम से कम आपको बात बता सकती हूँ। देना इसको रिस्टोर करने का, कितने अरसा दें आपको, इसको रिपेयर करने का। 2 महीने से अवाम जल रहे हैं, गर्मी में 2 महीने में यूनिट शदीद सारे तैयार हो जाते हैं। यूनिट तैयार करने में, उसको रिपेयर करने में वक्त लगता है। इन्होंने कभी सर्दियों में किसी यूनिट की रिपेयर ही नहीं की, मेंटेनेंस ही नहीं की। यही वक्त इमरान खान भी मांग रहे थे ना, आप लोग देने को तैयार, अब आप लोग वक्त मांग रहे हैं अवाम के पास। तो बहरहाल अब और फैसिलिटीज भी दी गई हैं, अब थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। हमारे पास अलादीन का चिराग है। गरीदा ये कहते थे कि हम 7 बजे सुबह उठते हैं, देखो 4 दिन के अंदर हमने मेट्रो चला दी इस्लामाबाद की। चलाई थी, बात गलत तो नहीं है। 7 बजे मैं उठता हूँ और मैं निकल जाता हूँ रोडों के ऊपर काम करता हूँ। अब कहते हैं जी टाइम दे दो हमें, खुद ही कहते हो आप अपनी बात की, आप ऐसी बात हम तो वो बात करते हैं आफ्ताब साहब। आप कह रहे हो हमारे पास अलादीन का चिराग है, आप हमें दे दो, हम रगड़ेंगे, जिन बाबा आएगा और वो सारे काम कर देगा। अब आप कह रहे हो हमें टाइम दो। करनी चाहिए आफ्ताब साहब। अच्छा, एक तो आफ्ताब साहब की आवाज जरा बढ़ा दें, बड़ी कम आवाज आ रही है, बड़ी दूर बैठे हुए हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं बावजूद इसके कि बार बार कोशिश कर रही हूँ कि DSNG का लिंक आपकी तरफ से अपलिंक हो जाए, लेकिन शायद वहां कोई सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप वीडियो पर तशरीफ लाएं, लेकिन उसके बावजूद आप अपना मौके बड़े अच्छे अंदाज में दे रही हैं। ये कर्जों वाला मामला आपने टेकअप किया था। आज जो डॉलर की कीमत है, इमरान खान के जाते हुए आप लोग कहते थे जी 180 पे छोड़ के गया, इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के जाते हुए अगर पाकिस्तान का एक कर्जा मिसाल के तौर पर 10 रुपए था, तो आपके 2 महीने के अंदर अंदर वो कर्जा 30 से 40 रुपए का हो चुका है। तो ये कम से कम 180 से 205 तक माशाल्लाह डॉलर बढ़ाने का ये तो क्रेडिट आप लोग लेना। देखिए फरीदा, इस वक्त मार्केट के अंदर इंस्टेबिलिटी है। हाँ। जाहिरी बात है कि जिस नहज के ऊपर या जिस कंडीशन के अंदर इकोनॉमी और फाइनेंसेस को पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, वो बहुत ही खौफनाक थी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं कि इन्होंने एक अनफाइनेंस सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर दी, जिसको ना सीईसी ने अप्रूव किया, ना उसके फाइनेंस के अंदर उसका बजट का कोई प्रोविजन था। दैट वाज 227 बिलियन इन्होंने सब्सिडी दी। इट वाज अनफाइनेंस। आपका मुल्क दिवालिया हो जाता। पूरा जो BISP का जो बजट है पूरे साल का, वो 220 बिलियन है। अभी जो 227 बिलियन की इन्होंने सब्सिडी दी, ये अनफाइनेंस थी। ये पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी और इनको मालूम था ये जा रहे थे, इन्होंने ये कर दिया, बिकॉज जाहिर बात है इन्होंने तो फिर नहीं संभालना था, ये वहाँ इन्होंने तो होना नहीं था। हाँ। तो ये भी हमारे गले आके पड़ गया। लेकिन डॉलर के रेट का मुझे जवाब देना, डॉलर के रेट के पीछे क्या साइंस है? वो तो इमरान खान बैठ के ऊपर नहीं करवा रहा है ना। अब मार्केट की ट्रेंड क्या है फलाएं, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट ओवर हियर, ना मैं मार्केट की ट्रेंड ना मैं डॉलर में डील करती हूँ ना फलाएं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं।
اگر آپ کی پیسے ڈی ویلیو ہو رہے ہیں، آپ کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی بجلی کی نرخیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مارکیٹ کے اندر ایک انسٹیبلٹی آتی ہے، لوگ ہورڈنگ بھی شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ سے ڈالر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو درستگی کی طرف لانا ہے، اور آتے ہی اس حکومت کے سر پہ بجٹ بنانا تھا۔ ہم مئی کے اندر آئے ہیں، جون میں ہمیں بجٹ دینا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا ہمارے لیے، آئی ایم ایف سے رابطہ کرنا، آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر نیگوشیٹ کرنا۔ شمیلہ صاحبہ، آپ کی IMF ساری کو باتیں واپس لے درست کر ہوں آنا۔ گی، لیکن ایک عام بندہ، ایک غریب بندہ جو 10,000 روپے مہینے کا کماتا ہے، اس کے لیے ڈے ٹو ڈے گزارا کرنا، ایک وقت سے دوسرے وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے پرووائڈ کرنا، وہ نہیں سنے گا کہ آپ نے بجٹ بنانا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے، آپ نے فلاں کرنا ہے۔ غریدہ وہ تو نہیں سنے گا، لیکن آپ تو سنیں گی نا، جو حقیقت ہے وہ آپ سنیں۔ میں تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دے رہی ہوں۔ غریب آدمی کی میں یہاں بات اس سے نہیں کری، کیونکہ غریب آدمی کو صرف ریلیف چاہیے، آؤٹ رائٹ ریلیف چاہیے، اس کو چاہیے سستا آٹا، بالکل، اس کو چاہیے سستی بجلی، اس Absolutely. کو چاہیے 2 وقت کی روٹی اور ایک بالکل. اچھا اسکول اپنے بچوں کے لیے، بالکل. اور ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز، بالکل، جو ہم نے کوشش کی ہے۔ اب ڈی آئی سی کا اگر ہم نے پرویو بڑھایا ہے، اس میں مزید جو ہے لاکھوں فیملیز کو 60 لاکھ یا 70 لاکھ فیملیز کو انکلوڈ کیا ہے، یا 2000، دیکھیں آپ کے میرے لیے بہت سارے لوگوں کے لیے شاید 2000 روپے جو ہیں وہ اس کی کوئی اہمیت شاید نہ ہو، لیکن اس وقت میں آج ہی مفتاح اسماعیل صاحب کو سن رہی تھی کہ تقریباً کوئی 60 لاکھ لوگوں نے اس کے لیے اپلائی کیا ہے۔ 60 لاکھ پیپل کا مطلب ہے کم از کم ہر گھر میں 6 لوگ تو ہوں گے، آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں تو دیکھیے لوگوں کے لیے اس کی بھی بہت بڑی اہمیت۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر اتنی غربت ہے کہ 2000 روپے بھی بہت سے لوگوں کے لیے ایک رقم ہے جس سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے غریدہ، ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہم یہ چیزیں جا کے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، قرضے واپس کرنے، اس سے عام لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی کریں، قرضے دیں نہ دیں، ہمیں تو روٹی دینا، بالکل، ہمیں تو سستا آٹا دیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اسی پہ ہم غور کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اکانومی کو اسٹریم لائن کے اوپر لے کر آئے۔ لیکن اب پہلے تو کوئی معاشی پالیسی تھی نہیں نا پی ٹی آئی کی حکومت کی، اب تو کوئی پالیسی تو کم از کم بنائی جا رہی ہے۔ اچھا، چلیں۔ اگر آپ کے ہیلتھ کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے اور آپ کی بی آئی ایس ٹی کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں غریدہ کہ جو اب دیکھیں ایگریکلچر کا برا حال تھا، ایک غریب آدمی ٹریکٹر نہیں چلا سک رہا ہے۔ اب ایگریکلچر کی جو مشینری ہے، ٹریکٹر ہے، بیج ہیں، ویٹ کے بیج ہیں، رائس کے بیج ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ 0 ٹیکس کر دیا گیا۔ پہلے ان کے اوپر ٹیکس تھا۔ پھر سولر پینل، ہمارے یہاں بجلی اتنی مہنگی ہوگی کہ لوگ اب سولر کی طرف جا رہے ہیں، سولر پینل کے اوپر ٹیکس ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دیکھیے جو منیمم ٹیکس بریکٹ تھا اس کو 4 لاکھ سے بڑھا کے 6 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ لیکن سولر پر بھی آپ لوگوں نے ٹیکس تو ٹھیک ہے 16-17% جی ایس ٹی ختم کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا کاسٹلی ہے، 10 سے 12 لاکھ کم از کم ایک چھوٹا نارمل سائز کا گھر، اس کا خرچہ ہے سولر لگوانے کا، تو 10-12 لاکھ کون سا پاکستانی افورڈ کر سکتا ہے؟ نہیں، ہینگ آن 1 سیکنڈ، اب آپ اگین یہاں آ گئی ہیں اپنی اور میری بات کرنے کے اوپر۔ اب آپ غریب آدمی کی بات نہیں کر رہی ہیں۔ غریب آدمی 15 لاکھ روپے کا سولر سسٹم نہیں لگاتا ہے، غریب آدمی لگاتا ہے 40-50 ہزار روپے کا سولر سسٹم۔ میں نے ابھی میرا جو گاؤں ہے وہاں پر میں نے گھروں کے اندر سولر سسٹم خرید کے دیے ہیں۔ مجھے پر جو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں ان کے ظاہری بات ہے اتنے وسائل نہیں ہیں، مجھے پینل پڑے ہیں 35,000 روپے کے۔ اس 35,000 روپے کے پینل کے اندر 4 گھروں کی بجلی، 4 پنکھے اور فون کے چارجر کے چل رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ اتنا بڑا وہ نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے اگین ایٹ لیسٹ میں سندھ کی تو بات کر سکتی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وفاق کے اندر اس کے اوپر کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے اندر ایک سندھ سولر انرجی پروجیکٹ ہے فنڈڈ بائی دا ورلڈ بینک، جس کے اندر $100 ملین ہیں۔ اس کے اندر ہم سندھ کے مختلف گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر ہم لوگوں کو گھروں میں، چھوٹی فیکٹریوں میں سولر پینلنگ کی فیسلٹی دے رہے ہیں فری آف کاسٹ۔ دیکھیں آپ غریب آدمی کی بات کریں، 15 لاکھ جو لگا لے گا نا سولر پینل، تو پھر وہ غریب آدمی نہیں آتا، وہ مڈل کلاس میں آ جاتا ہے۔ اور اگین جس طرح میں نے پہلے کہا
कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी बहुत सारी रिलीफ हैं। उनको तो टैक्स में छूट भी दी गई है, टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ा दी है, 6 लाख से 12 लाख रुपए कर दिए। ये मिडिल क्लास के लिए है। गवर्नमेंट सर्वेंट ये टैक्स की छूट बजट में बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मैं फूड इन्फ्लेशन की बात करना चाह रही हूँ, जो मैं डे टू डे लिविंग की बात कर रही हूँ, महीने का ग्रोसरी का बिल, महीने का बिजली का, गैस का, पेट्रोल का बिल, बच्चों की तनख्वाह, सेहत का, बच्चों की फीस, सेहत का मामला, ये सब चीजें ये अभी भी डिबेटेबल हैं। बट शमीला साहिबा, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आमिर ज़िया साहब से और आफ्ताब जहांगीर साहब से कुछ मजीद सवालात करेंगे। शमीला फारूकी साहिबा, राना मकबूल साहब भी मौजूद हैं। जस्ट टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है आमिर ज़िया साहब, शमीला फारूकी साहिबा, सेंटर राना मकबूल साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब। आमिर ज़िया साहब, क्या आपने नोटिस किया है कि खासतौर पे जब से इमरान खान बन्नी गाला वापस आए हैं, उनका वो जारहाना अंदाज, उनकी वो रिवायती घन गरज हुकूमत के खिलाफ जरा कुछ थम गई है, जरा कोई मध्यम, कोई माठी पड़ती हुई नजर आती है। कोई आपको लगता है कोई जो बैकडोर में हुकूमत अपोजिशन कोई राब्ते चल रहे थे, कोई राब्ते करवाए जा रहे थे, उसका कुछ रिजल्ट हो सकता है? ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि क्यासाराइयाँ तो गरीदा बहुत ज्यादा हो रही हैं। अगर एको रोक ले मेरा प्लीज। जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्यासाराइयाँ तो बहुत ज्यादा हो रही हैं इस चीज के ऊपर। बात ये कि तो हम लोग जो सहाफी हैं और अवाम भी, उनको आदत हो गई टीवी देख देख कर फौरी नतीजे की। हमने सियासत को 2020 मैच बनाया हुआ है, जो कि नहीं होती। उसमें बाद औक़ात आप बहुत ज्यादा जाहरानापन दिखाते हैं, बाद औक़ात आप देखते हैं कि जी हुकूमत अब खुद फंसने जा रही है, इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, उसमें गैर मकबूल जो है फैसले किए हैं। तो गालिबन इमरान खान साहब ने सोचा होगा कि जरा सा चीजों को मजीद पकने दिया जाए। उसमें फिर आप ये चीज रूल आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पर ऐसी जो कुव्वतें हैं हमारे यहाँ, हमारे जो इदारे हैं, वो ज़ाहिर है वो भी बड़े कंसर्न है जो कुछ मुल्क में हो रहा है। जिस तरह की सियासी अबतरी और महाजराई और तलखियां हैं, उसको जरा सा डिफ्यूज करने की जरूरत है, ताकि हमारा मुल्क जो है नॉर्मेलिटी की तरफ जाए। तो उसका एक तरीका ये भी होता है कि जरा सा आप एक ब्रेक लाएं और जरा सा चीजों को इत्तेदाल की तरफ लेके जाएं। और यकीनन जब आपने ये रिक्वेस्ट किसी ने की होगी, अगर कोई राब्ते हुए, तो कोई ना कोई यकीन दहानियां भी कराई गई होंगी। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान का लबो लहजा या हिकमत अमली बदली हुई नजर आ रही है, तो वो फिर कुछ मारूदी हालात भी हैं और कुछ यकीनन यकीन दहानियां भी होंगी। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर हम सिर्फ और आप क्या साराई कर सकते हैं। हमारे पास खबर जो है, खबर तो उस वक्त पता चलेगी कि जब कुछ हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये मेरा गालिब इम्कान इसी चीज का है। जी गरीदा। लेकिन जहां से धुआं उठता है, कहीं ना कहीं आग तो लगी होती है। आफ्ताब जहांगीर साहब और इमरान खान साहब की इतनी खामोशी एक रिवायती घन गरज होती थी, एक रिवायती जारहाना अपोजिशन, और फिर इसी दौरान में पंजाब में मुकमुका हो जाता है। पीटीआई और काफ लीग नून लीग के साथ मिल बैठ के बातचीत कर लेते हैं, पंजाब का बजट खामोशी के साथ गुडी गुडी पास करवा लेते हैं। ये क्या हो रहा है आफ्ताब जहांगीर साहब? अच्छा देखिए, बात ये है कि गरीदा कि मैं ये समझता हूँ कि गन गरज से भी मसाइल कभी कभी हल होते हैं और कभी नहीं भी हल होते। अच्छा, अब होना क्या, हर वक्त अगर हम रोड के ऊपर रहेंगे तो फिर ये कहेंगे, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर 13 जमातें, वो ये कहेंगे कि जी इन्होंने तो हमें काम ही करने नहीं दिया, हम तो चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाह रहे थे, ये हर वक्त रोड के ऊपर निकले हुए थे। अब इन्हें थोड़ा सा टाइम मिला, और जैसे अभी आमिर भाई ने बात की, बिल्कुल सही बात है, ये अपने ही किए हुए पे फंसे जा रहे हैं। चीजें इनके सामने आ रही हैं, मुश्किलात इनके सामने आ रही हैं, और हल एक ही है, वो है इलेक्शन। जब ये इलेक्शन करा लें, जो भी मतलब कोई आवाम की ताकत से जो भी आएगा वही इसका हल निकाल सकता है। और इस तरह ये 13 जमातें मिलकर नहीं निकालेंगी हल। गरीदा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आज आपने देखा है कि फजलुर रहमान का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है, वो आज आकर इमरान खान जी, वो आज इमरान खान साहब के साथ मिला है, उसने अपने साथ अपने अलायंस की बात की है। तो ये चीजें खुल के अब सामने आ रही हैं। चीजें आप देखेंगे बहुत वक्त के साथ साथ बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन हल यही है कि चाहे वो पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और हो, इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है, और जितनी जल्दी करा लेंगे उतना बेहतर है। और आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे सवालात का एक मैटर जो है वो रेज करना है। जनरल मुशर्रफ, सेहत उनकी बहुत खराब बताई जा रही है और बहुत ज्यादा नासाज बताई जा रही है। अल्लाह उनको सेहत याब करे। आपके दौर में लेकिन जनरल मुशर्रफ की खराबी सेहत की वजह से उनको बाहर भेजा गया था। अदालत के हुक्म पे आप लोगों ने गारंटी दी थी कि जी चले जाएं, वापस आ जाएं। हमारा ताल्लुक इससे भी गहरा है, हम उसकी कैद में रहे 2 साल। आप लोगों की हुकूमत में गए थे ना बाहर, और फिर आप लोगों की हुकूमत है। मैं उनकी हुकूमत की बात कर रहा हूँ।
जब 2 साल हमें रखा था, आप तारीख का एक हिस्सा बता रहे हैं, मैं तारीख का दूसरा हिस्सा बता रही हूँ। आप जरा पुराना हिस्सा बता रहे हैं, मैं जरा मैं तो अपने माजी करीब का हिस्सा बता रही ताल्लुक हूँ। के गहरे ताल्लुक की बात कर रहा हूँ कि कितना गहरा तो ताल्लुक ये है। गहरा ताल्लुक अब आप जनरल मुशर्रफ को वापस भी आने देंगे, ये आए, बिल्कुल आए, माफ कर आए, देंगे? बिल्कुल, वो उनकी अगर बीमारी इस किस्म की तो आए, जरूर आए, क्यों नहीं आना चाहिए। और ये सहूलत सिर्फ फौजी हुक्मरानों को दी जाएगी या सियासतदानों को भी कभी नहीं, नसीब अगर होगी? इस हालत में हो तो नहीं, देनी चाहिए। सियासतदानों को भी तो गरीदा दी थी ना, सियासतदानों को भी देनी गरीदा चाहिए। सियासतदानों को भी तो दी थी कि ये मुआहदा करके गए थे कि पहले कहा कोई मुआहदा नहीं किया, फिर कहा कि जी 5 साल का किया, फिर कहा 10 साल का किया, फिर बाइज्जत तौर पे वापस भी आए सऊदी अरब से। वैसे आप लोगों ने भी दी थी, आप लोगों ने भी नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया था, आप लोगों ने भी दी थी। सर सही हमने कह तो रहे हैं। भेजा था, इनके जो आज का वजीर आजम है जो उसके कहने के ऊपर भेजा था, उसने हल्फ लिख कर दिया था कि मेरा भाई जो है 5-6 हफ्ते में इलाज करा के वापिस आएगा। वो तो 62-63 के अंदर वैसे ही नाइल हो जाएगा। हाँ, कि उसने नहीं, एक हल्फनामा लिख कर नहीं, दिया शहबाज हुआ है शरीफ से कि मैं पहले- 6 हफ्ते में उसको ये लेकर आप- शहबाज शरीफ से साहब- पहले आपके मेडिकल बोर्ड ने और आपकी यास्मीन राशिद वजीर सेहत पंजाब, उन्होंने उसकी लिख पूरी कर दिया था। तहकीकात होनी चाहिए ना। वो हमें तो आप क्या लोग पता करवाते क्या ना, था जब आप लोग गवर्नमेंट में थे, तहकीकात आपके- करवाते। आपको और अदालतों ने भेजा है ना, और इनके हल्फनामे पर गया है। अच्छा। तो अब तो इनकी हुकूमत आ गई, अब तो जाते वापस अदालतों बुला में ले, अब क्यों तो नहीं गए सेहतमंद अदालत? आप नहीं है। कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ को वापस आने की तमाम तर सहूलियात देनी नहीं, चाहिए, नहीं, एयर होना चाहिए, एम्बुलेंस आना चाहिए। यहाँ तो ये भी हुआ कि जनरल जो याया थे उनकी इंक्वायरी हो रही थी, मुदर रहमान कमीशन की रिपोर्ट और सारा कुछ ही था। वंस ही डाइड, वो उसको पाकिस्तानी फ्लैग में दफन किया गया था विद टोटल फैनफेयर। तो हम तो करते रहे हैं, ऐसे ही हमारी ट्रेडिशन है पुरानी। अच्छा, हाँ, मैं शमीला कि फारूकी जिन लोगों ने साहिबा- इस किस्म के काम किए हैं उसको भी ऑनर देते हैं। तो ये कोई मतलब मामूली गैर मामूली बात नहीं। कोई आए, गैर मामूली बात जरूर नहीं आए, उनकी सेहत ठीक नहीं, आ जाए, बिल्कुल आए। ठीक। आमिर साहब, आपका टेक इस पे क्या है? जाहिर है कि मतलब पाकिस्तान उनका मुल्क है। फिर दूसरी बात ये कि मुशर्रफ साहब को आज भी आप देखें कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हल्का है कि जो उनको बहुत पसंद करता है। और इसलिए पसंद करता है कि उनके दौर में जिस तरह की माशी तरक्की हुई थी और वो समझते हैं कि ही वॉज अ गुड ऑफिसर एंड अ गुड जेंटलमैन। और जाहिर है कि बाद लोग उनको कहते हैं जी फौजी आमिर, लेकिन हमारे मैं कहता हूँ फौजी रूलर्स जरूर थे, फौजी हुक्मरान जरूर थे, लेकिन डिक्टेटर नहीं थे। डिक्टेटर जो होता है वो जिस तरह के मतलब मजालिम करता, मुसोलिनी वॉज अ डिक्टेटर, हिटलर वॉज अ डिक्टेटर। मुशर्रफ साहब को आप उस जगह पर लाके नहीं खड़ा कर सकते। तो हमेशा जो है, मुझे याद है मैं एक जमाने में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ अमेरिका में काम करता था, तो पहली बार कोई इंडियन वहां बैठा था, उसने ये लफ्ज बदला, मिलिट्री रूलर की जगह डिक्टेटर किया, तो मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हुआ था कि आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो हमारे जिस तनाजुर में चीजें हुई हैं आपको उसको समझना चाहिए। और जाहिर है कि उसको अदालत ने भी उनके उस इक़दाम को ठीक। बाद में आपने देखा था कि एंडोर्स किया ठीक। था। तो मुशर्रफ साहब है सर्व्ड हिज कंट्री वेल। और ये जो अगर इंतकाम की सियासत है इसको खत्म होना ठीक, चाहिए। ठीक, उन्होंने ठीक। जो किया फिर इनको नवाज शरीफ फैमिली को उन्होंने बहुत ज्यादा सहूलतें भी वहां पहुंचाई, मुल्क से बाहर भी जाने दिया, एनआरओ भी दिया, जिसकी वजह से आज जो ठीक। है जरदारी हाउस ठीक। की और शरीफ हाउस की सियासत ठीक, दोबारा बहाल आमिर हुई। साहब, टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन और ये जो किताल आपने भी किया, ये भी कह देना, किताल भी किया। अच्छा, ये डिबेट जो आमिर साहब ने छेड़ी है कि मिलिट्री रूलर आप कह सकते हैं, डिक्टेटर नहीं कह सकते। आमिर साहब, इस पे आपके साथ इंशाल्लाह एक इंटेलेक्चुअल डिबेट करेंगे किसी प्रोग्राम में। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने ये रेज चाहे किया उनका है। हुस्न क्रिसमस आज करे, अगर ये मिलिट्री रूलर हैं, डिक्टेटर मिलिट्री नहीं। डिक्टेटर को ये डेमोक्रेट समझते हैं तो हम इनके अल्फाज नहीं, मैंने की डेमोक्रेट नहीं कहा, इज्जत मैंने करते हैं। डेमोक्रेट नहीं तो यही कहा। मतलब हुआ ना आपका। हाँ। और यहाँ जो आपको लाल मस्जिद का किताल याद है कि नहीं याद है अमर साहब? वो तो फिर अगर इस लाल मस्जिद का पे आप किताल सबके याद है साथ आपको? बड़ी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जरूर डिबेट हो बात सकती है, इंक्लूडिंग आफ्ताब जहांगीर साहब। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया आमिर जिया साहब ने, बट फिलहाल प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। तो सेंटर अना मकबूल साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, आमिर जिया साहब और शमीला फारूकी साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow in the program, inshallah. Allah Hafiz.